नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं सच लक्ष्य ग्रुप के एक और चैनल सच लक्ष्य ग्रुप एकेडमिक्स में, जहां पर आपको एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश का टॉपिक टेंस, और टेंस को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो ये, स्टूडेंट्स ने काफ़ी डिमांड की थी कि सर टेंस पे वीडियो बनाइए। तो मैं उससे पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस बनेंगी टेंस के ऊपर, ये 3 तरीके से बनेंगी। पहला तो एक सिंगल यानी कि आप प्रेजेंट के इंडेफिनिट के ऊपर एक वीडियो मिलेगी आपको, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ऊपर, प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरह, और इस तरीके से सो ऑन, इस तरीके से वीडियो सिंगल टेंस पे और उनके सब पार्ट्स पे बनेंगी। दूसरी जो होगी उसमें एक प्रेजेंट टेंस एक साथ बनेगा, यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एक वीडियो बनेगी। पास्ट के सारे टेंसेस की, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एक वीडियो बनेगी। ठीक है, मतलब एक ही में ये सारी वीडियोस होंगी। और इसी तरीके से फ्यूचर की एक कंबाइंड वीडियो बनेगी जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होंगे। और थर्ड कैटेगरी जो होगी, थर्ड टाइप की जो वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूं, उसमें आपको एक मैराथन वीडियो मिलेगी जिसमें आपको बेसिकली आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा टेंस, चाहे वो प्रेजेंट के सारे पार्ट हो, पास्ट के सारे पार्ट हो या फ्यूचर के सारे पार्ट हो, एक साथ मिल जाएंगे, जिसको हम मास्टर वीडियो या मैराथन वीडियो बोलते हैं, जिसमें टाइम मैटर नहीं करता। एक सिंगल वीडियो में पूरा आपको टॉपिक खत्म मिलेगा टेंस का। ठीक है, और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट सिंगल एक ही वीडियोस में सब सारा कंटेंट चाहते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको जरूरत होती है कि यार हमें बाकी टेंस तो आता है लेकिन किसी पर्टिकुलर टेंस में प्रॉब्लम है, तो सर हमें वो पर्टिकुलर टेंस बता दीजिए। तो आप दोनों के अकॉर्डिंग मैं इस तरीके से टेंसेस बना रहा हूं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और कुछ विशेष स्पेशल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं टेंसेस को, बहुत ही क्लियर, आपको एकदम एक बार में समझ में आएगा। एक ही तरह के सेंटेंस को लेके मैं सारे टेंसेस का मैं यूज करके बनाने वाला हूं, ताकि आपको कंपेरिजन करना ईजी हो और चीजों को समझना आसान हो। बट उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देखिए, टेंस जो है उसका मतलब होता है काल। ठीक है, यानी समय। तो बोला देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेस, 3 तरह के टेंसेस हैं हमारे पास। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस है जिसको वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि जो समय चल रहा है। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो बीत गया समय। ठीक है, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, यानी जो समय अभी आने वाला है। तो ये 3 तरह के मेन टेंसेस हैं, लेकिन इनकी सब कैटेगरीज भी है स्टूडेंट। इनको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने फर्दर इसको डिवाइड कर रखा है। तो पहली कैटेगरी जो है उसमें लिखा है, पहले तो आप इस लाइन को पढ़ लीजिए, लिखा है टेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब कैटेगरीज। तो 4 सब कैटेगरीज में क्यों बांटा गया मैंने आपको बताया, और अच्छी तरीके से समझने के लिए आप टेंसेस को 4 सब कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहली कैटेगरी जो है वो है इंडेफिनिट, दूसरी है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी इसमें से जितने भी आपने मेन टेंसेस पढ़े हैं ऊपर, उन सबको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेजेंट की ही बात करूं तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 टेंसेस ये बन गए। फिर पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 टेंसेस ये भी बन गए। इसी तरीके से फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी एक टेंसेस का एग्जांपल हो गया। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि 4 इसके बन जाएंगे, 4 इसके, 4 इसके। या यूं कह लीजिए कि 11th में एक चैप्टर होता है, ठीक है, उसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल। वैसे चैप्टर का नाम तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, बट उसमें जो रूल यूज होगा जिसके बेसिस पे मैं आपको समझाने वाला हूं, उस रूल का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो रूल क्या बोलता है, थोड़ा सा आपको वो पहले मैं समझाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। वो रूल आपको ये कहता है कि अगर कोई एक चीज आपको m तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है, और कोई दूसरी चीज आप n तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक टी शर्ट 3 तरीके से पहन सकते हो, यानी 3 टी शर्ट है तो 3 तरीके से अलग अलग दिन आप पहन सकते हो। और दूसरा आपके पास एक जीन्स है, ठीक है, जिसको आप 4 दिन अलग अलग से पहन सकते हो, क्योंकि 4 जींसेज हैं आपके पास। तो आप दोनों को अगर आप देखना चाहते हो कि कंबाइन करके कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जितने टी शर्ट के नंबर ऑफ वे हैं और जितने जीन्स के नंबर ऑफ वे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि m इंटू n आपके टोटल नंबर ऑफ वे हो जाएंगे। तो उसी तरीके से मैं आपको बोलूं कि मेन आपके पास 3 तरह के टेंसेज हैं, ठीक है, और 4 उनके सब पार्ट है, तो टोटल आपके पास 12 टेंसेज बनने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये यहां तक की बात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, तब तक मैं आपको आगे बताता हूं। तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा बोर्ड पर सामने देखिएगा। देखिए टेंस जो है वो बेसिकली एक तरह के वाक्य ही होते हैं। ठीक है, तो हमको टेंस को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके वाक्य के प्रकार बता रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने कुछ वाक्य के प्रकार हैं, उनको एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद हम वाक्यों में प्रयोग होने वाले चीजों को समझेंगे कि यानी क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो वाक्यों को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कौन कौन सी चीजें हैं जो वाक्यों में प्रयोग होती हैं, वो समझेंगे, देन जाके हम टेंसेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ सेंटेंसेस दे रखे हैं आपके आगे, वाक्यों के प्रकार। पहला प्रकार जो दे रखा है वो है अफर्मेटिव, यानी वाक्यों का एक टाइप है अफर्मेटिव, जिसको सकारात्मक बोलते हैं, यानी जिनमें सीधे सीधे वाक्य होते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए आपके सामने एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से लिख रखा है, ताकि आप उनको एक कंपैरिजन करके अच्छी तरीके से समझ भी पाए कि वाक्यों में क्या प्रकारों के आधार पर क्या अंतर होता है। तो पहला जो अफर्मेटिव टाइप का, सकारात्मक टाइप का जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो है राम बाजार जाता है। ठीक है,
अगर हम इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं या इसी का नेगेटिव लिखते हैं तो उसमें नकारात्मकता यानी कि नहीं वर्ड आ जाता है, तो राम बाजार नहीं जाता है। ठीक है, राम बाजार जाता है अफर्मेटिव हो गया सकारात्मक, और राम बाजार नहीं जाता है ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। फिर है इंट्रोगेटिव, कहते हैं ना पुलिस वाले कि हम आपसे इंटरोगेशन करना चाहते हैं, यानी हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो इंट्रोगेटिव वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है, तो इनको प्रश्नवाचक सेंटेंस यानी कि वाक्य बोला जाता है। तो इसमें पूछा जाएगा जैसे क्या राम बाजार जाता है, क्या राम बाजार जाता है। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्न तो पूछा जाएगा लेकिन नकारात्मक के भाव से, नकारात्मकता के भाव से, यानी प्रश्न पूछा जाएगा लेकिन उसमें एक नहीं का फैक्टर भी होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर देखें तो क्या राम बाजार नहीं जाता है, प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन नकारात्मकता का भाव है कि क्या राम बाजार नहीं जाता है। ठीक है, इस तरह की चीजें। फिर इसको हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोल सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। फिर आपके पास दो कैटेगरी और होती है वाक्यों की, जिसको हम WH फैमिली के वाक्य बोलते हैं। हालांकि ये निकले इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव से ही हैं, लेकिन इनमें WH का फैक्टर आ जाता है। अभी WH फैमिली क्या होती है ये आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि WH फैमिली वो होती है जिनमें जो सेंटेंसेज या जो वाक्य जिनमें WH का फैक्टर होता है। WH से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे वाई में WH आ गया, व्हेन, हाउ, वेयर, इन सब में WH से स्टार्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं इन शब्दों के बीच में WH आ रहा है जो क्वेश्चन के रूप में पुट हो रहा है। फॉर एग्जांपल वाई लिखते हैं, ठीक है, तो वाई में WH आता है। जैसे हम अगर वाई लिखें कहीं पे तो वाई के अंदर WH आता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, मैं वाई लिखूं या व्हेन लिखूं तो इसमें WH आता है। ठीक है, तो ये WH एक क्वेश्चन मार्क का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रश्न है। तो WH फैमिली के भी इंट्रोगेटिव होते हैं। ठीक है, WH फैमिली इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य तो होते हैं लेकिन साथ में WH फैमिली के होते हैं ये। ठीक है, तो WH फैमिली के इंट्रोगेटिव, जिसमें राम बाजार क्यों जाता है, क्यों ये जो है ये WH फैमिली का एक मेंबर है, दैट इज वाई इसको हम WH फैमिली के इंट्रोगेटिव बोल रहे हैं। फिर WH फैमिली के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जैसे राम बाजार क्यों नहीं जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब WH फैमिली जो होती है एक तरीके से कुछ ग्रुप है वर्ड्स का जिसमें WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे WH से स्टार्ट होता है वाई का मतलब होता है क्यों, तो ये एक प्रश्न पूछ लिया गया। व्हेन का मतलब होता है कब, उसमें भी WH आ गया स्टार्टिंग में। वेयर मतलब कहाँ, उसमें भी WH आ गया। तो ये सारे WH फैमिली के ग्रुप होते हैं, और इन ग्रुप में से अगर कोई भी वर्ड पर्टिकुलरली यूज किया जा रहा है सेंटेंस में तो वो WH फैमिली का प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। ठीक है ना, और अगर उसमें नकारात्मकता भी है साथ में, यानी कि बाजार क्यों नहीं जाता है टाइप में आ जाता है, नहीं भी आ रहा है साथ में, तो फिर वो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। कंपेरिजन के लिए आपके सामने वाक्य है, अफर्मेटिव हो गया राम बाजार जाता है, नेगेटिव हो गया राम बाजार नहीं जाता है, इंट्रोगेटिव क्या राम बाजार जाता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या राम बाजार नहीं जाता है। यहां तक तो नॉर्मल सेंटेंसेस थे। ये जो दो हैं ये इन्हीं दोनों में से, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में से निकल के आए हैं। इनमें पहला है राम बाजार क्यों जाता है, यानी WH फैमिली का इंट्रोगेटिव, और दूसरा है राम बाजार क्यों नहीं जाता है, यानी WH फैमिली का ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा वाक्यों के भाग की, मतलब पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो हमें उसमें ये भी पता होना चाहिए टेंस बनाने से पहले, टेंस सीखने से पहले, कि वाक्यों में कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं और किस ऑर्डर में यूज होती हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले समझा रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों के भाग, वाक्यों में क्या क्या चीजें यूज होती हैं। देखिए ये अफर्मेटिव वाक्य है। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था अफर्मेटिव नेगेटिव वाक्यों के प्रकार, तो ये वाक्यों में अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है। मैंने दो वाक्यों के थ्रू, दो सेंटेंसेस के थ्रू आपको चीजें समझाने की कोशिश की। थोड़ा सा बोर्ड पर आप ध्यान दीजिएगा जिन चीजों पर मैं हाईलाइट करूंगा। देखिए सेंटेंस रखा है, पिछला ही वाक्य, सेम वाक्य को लेके हम पूरे टेंस में चलेंगे ताकि आपको कंपैरिजन इजी हो। बोले राम बाजार जाता है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए इसका सेंटेंस बनेगा राम गोज टू मार्केट। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस है, जब मैं रूल्स बताऊंगा तब आप बना पाओगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और ये उसका नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर बोला रहा है राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। तो इसमें राम, किसी भी सेंटेंस में राम यानी कि जो करता है, जो काम कर रहा है, उसको हम कर्ता बोलते हैं और इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिनोट कर रखा है कि चाहे राम इंग्लिश या हिंदी दोनों में, उसको हम एरो से मैंने आपके लिए बना रखा है कि ये सब्जेक्ट है आपके लिए। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो बाजार जाता है का बना है गोज टू मार्केट, तो इसमें ये जो वर्ड है गोज, ठीक है, ये जो गोज है, ये गोज में सिर्फ गो की अगर हम बात करें इस पोर्टिकल की, तो गो मैंने आपके लिए लिखा है, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, क्रिया है आपके लिए। और टू मार्केट कहाँ जाता है, मार्केट को जाता है, बाजार को जाता है। तो जो भी काम कर्ता के द्वारा यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, कार्य करने को तो क्रिया बोलते हैं, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वो जो कार्य किया जा रहा है वो क्रिया हो गया, वर्ब हो गया, और जो भी काम उसके द्वारा किया जा रहा है उसको हम कर्म बोलते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो एक वाक्य के बेसिकली मेन ये तीन भाग होते हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में ये तीन चीजें आती हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मतलब वर्ब कह सकते हो आप, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन एक सेकंड केस और भी हो सकता है, जब आपका सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट, तो जैसे नेगेटिव का एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया है उसी का सेम, राम बाजार
नहीं जाता है, ठीक है। तो राम डज नॉट गो टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता, ये सेंटेंस है राम डज नॉट गो टू मार्केट। तो इसमें आप देखिए राम तो हो गया आपका सब्जेक्ट, मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है, राम आपका सब्जेक्ट हो गया जिसको हम कर्ता बोलते हैं हिंदी में, काम करने वाला, ठीक है, राम काम कर रहा है। और इसके बाद है डज नॉट, तो ये जो डज नॉट में ये जो डज है ना, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है ये, ठीक है। इसके बाद नॉट यानी कि नहीं, क्योंकि नकारात्मक वाक्य है, नहीं वर्ड यूज हो रहा है तो नकारात्मकता तो आएगी, नॉट आएगा। फिर है आपका गो यानी कि जाना, वर्ब क्रिया। तो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, यानी कि कर्ता तो होगा ही, वर्ब भी होगी, ठीक है, और साथ में ऑब्जेक्ट भी होगा, तो ये तो होगा। बस इस सेंटेंस में नई चीज क्या आई है, इस सेंटेंस में नई चीज है कि हेल्पिंग वर्ब भी आ गई है, यानी कि डू और डज का यूज भी होगा, जिसमें कि डज जो है आपका यहाँ पर यूज होगा, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया का काम क्या होता है, ये क्रिया की यानी कि वर्ब की हेल्प करती है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सहायक क्रिया, तो क्रिया की हेल्प करने वाली है ना। तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो काम कर रहा है, डज हो गया हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जो कि क्रिया की हेल्प करेगी, नॉट इसलिए आया क्योंकि नहीं है, और वर्ब जो है वो क्रिया हो गई। और टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता है, पर कहाँ नहीं जाता है, राम बाजार नहीं जाता है, राम नहीं जाता है बट कहाँ को नहीं जाता है, बाजार को नहीं जाता है। तो टू मार्केट लगेगा ऑब्जेक्ट, यानी जो भी काम राम के द्वारा किया जा रहा है, बाजार जाने का काम किया जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। तो एक बात आप इसमें ध्यान से समझेंगे कि आपने एक चीज नोट किया होगा कि हमेशा, ठीक है, जो नॉट है वो देखिए आपने ध्यान से, नॉट जो है वो गो से यानी वर्ब से पहले आ रहा है। तो कभी भी आप नोट करेंगे कि जो नॉट होता है वो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, कोई भी दुनिया का कोई भी टेंस हो, इस बात को आप नोट करके लिख लीजिए कहीं पे कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसमें जो नॉट होगा, नेगेटिव में जब भी नॉट आएगा नेगेटिव सेंटेंस में, वो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, ठीक है। तो एक सेंटेंस के बेसिकली ये 3 या 4 पार्ट होते हैं, एक आपका सब्जेक्ट हो गया, एक आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ वर्ब हो गई, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप बात करेंगे नॉट का, तो नॉट किसी में आता है किसी में नहीं भी आता है, तो वो इतना मैटर नहीं करता, वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना। और अगर नॉट आता है तो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है, नॉट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जो भी फॉर्म आप फर्स्ट सेकंड थर्ड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगेगा वो लगा लेंगे, और देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले कार्य करने वाला कर्ता आता है सब्जेक्ट में, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले की बात नहीं, वो तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस कौन सा बन रहा है। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट सबसे पहले नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बस यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि एक सेंटेंस में बेसिकली क्या क्या पार्ट्स यूज किए जाते हैं। एक सब्जेक्ट आता ही आता है, जरूर आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी आती है, ठीक है, अगर आपका नेगेटिव सेंटेंसेस वगैरह आ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब वगैरह भी आएगी, ठीक है, या अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव को छोड़ के बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब आता है। तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, आपका एक तो सब्जेक्ट हो गया, एक आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक आपकी वर्ब हो गई, और एक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जिसमें से अगर आप मेन में लेना चाहो तो सब्जेक्ट हमेशा आपको देखने को मिलेगा, वर्ब हमेशा देखने को मिलेगी, और ऑब्जेक्ट हमेशा देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट क्या हो गया, जो काम कर रहा है उस सेंटेंस में, कर्ता जिसको बोलते हैं। वर्ब क्या हो गई, जो क्रिया है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यानी उस कर्ता के द्वारा जो मेन सब्जेक्ट है उसके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे WH फैमिली की, ठीक है। आपको टेंस समझाने से पहले मैं जरूरी समझता हूँ कि WH फैमिली भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बार बार यूज होने वाली सेंटेंसेस में, तो आपको WH फैमिली बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि WH फैमिली क्या होती है, उसका कैसे यूज करते हैं, और उनमें कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोला WH फैमिली इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग मेनली विद द WH, ठीक है, वर्ड WH से स्टार्ट होते हैं ये। तो WH फैमिली क्या होता है, एक ग्रुप है वर्ड्स का, ठीक है, जो कि स्टार्ट होते हैं वर्ड WH से। जैसे कि एग्जांपल के लिए वाई मतलब क्यों, तो क्यों में WH वर्ड यूज होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही होता है मेनली, ज्यादातर तो WH स्टार्टिंग में यूज हो जाता है, लेकिन एक आध ऐसे हैं जैसे कि आप कह सकते हो WH में आप व्हेन है, एक आध ऐसे हैं जिनमें WH बाद में भी यूज होता है, जैसे W बाद में है, एंड में है, और H पहले है। तो वाई मतलब क्यों हो गया, व्हेन मतलब कब हो गया, हाउ मतलब कैसे हो गया, साथ साथ आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। हु हो गया जिसका मतलब होता है कौन, वेयर मतलब कहाँ, हूम मतलब किसका, मतलब किनका, हुज मतलब किसका, ये होता है किसका, ये होता है किनका। अब देखिए किनका में एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि ये किनका सामान है, तो एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, या फिर हम किसी बड़े के लिए यूज करते हैं किनका का। जैसे मेरे से कोई एल्डर है, बड़ा है, तो मैं उनके लिए बोलूंगा ये किनका सामान है, क्या ये पिताजी का सामान है, ठीक है। तो इस तरीके से किनका यूज होता है, ठीक है। हुज हो जाता है किसका, अपने से छोटे अपने बराबर वालों के लिए यूज कर सकते हैं हुज, और ये सिंगुलर को शो करता है, यानी एक सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है कि किसका सामान है ये, ठीक है, हुज किसका सामान, विच कौन सा, ठीक है, एसेट्रा, ये सारे वर्ड्स इसमें यूज होते हैं WH फैमिली में। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि WH फैमिली जो होती है वो ग्रुप होती है वर्ड्स का जो कि स्टार्ट होते हैं WH से। एग्जाम्पल के लिए WH वाई हो गया, वाई मतलब कौन, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, ठीक है, व्हेन मतलब कब, हाउ
कैसे, हु किसका, कौन, वेयर कहाँ पे, ठीक है, और हुम किनका, हुज किसका, विच किसका, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। राम बाजार क्यों जाते हैं, अब सेंटेंसेस में यूज़ करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। तो WH फैमिली में ये चीज़ें उठ के आगे आ जाती हैं। WH फैमिली में जो क्यों है ना वर्ड, क्यों, ठीक है, क्यों मतलब वाई, तो ये वाई उठ के आगे आ जाता है सबसे पहले, ठीक है। और राम बाजार क्यों नहीं जाता है, अगर आता है तो भी WH फैमिली में क्यों अगर लगा है, कहाँ लगा है, कैसे लगा, ये सब लगते हैं WH फैमिली के वर्ड सबसे पहले आते हैं। बाकी मैं जब आपको रूल समझाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल आप इतना समझ लो कि WH फैमिली जब भी आएगी उसका वर्ड सबसे पहले स्टार्टिंग में सेंटेंस के पहले लगेगा, टेंथ के अंदर, ठीक है। बाकी चीज़ें बाद में लगेंगी लेकिन वो पहले लगेगा। इसके बाद फिर आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है, उस टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, चाहे डू यूज हो रहा है, डज यूज हो रहा है, इज एम आर यूज हो रहा है, वाज वर यूज हो रहा है, कुछ भी यूज हो रहा है, वो इसके बाद लगेगा और फिर वहां से सब्जेक्ट वगैरह, नॉट वगैरह स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन करके अच्छी तरीके से रख लीजिए और अब चलते हैं। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारा पहला टेंस है फ्यूचर के अंदर। और पहचान की अगर हम बात करें तो इन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो राम बाजार जाएगा, ठीक है, सीता खाना पकाएगी, ठीक है, मोहन विद्यालय को जाएगा, ठीक है। तो ये जो गा, गी, गे आदि शब्द होते हैं यही इसकी पहचान होते हैं। अगर इसके अंत में ये लगा हुआ है, ठीक है, तो ये फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो हम उसी सेम एग्जांपल को लेके चलेंगे, राम वाले सेंटेंस को जो हम सभी टेंसेस में बनाते हुए आए हैं। और इससे पहले की वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, खास करके इंडेफिनिट अगर आप पढ़ रहे हैं किसी भी टेंस का तो इंडेफिनिट की सारी वीडियोस देख लेंगे तो कंपेरिजन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो बोले राम बाजार जाएगा, इसमें गा, गी के आदि में पहला सेंटेंस है, ठीक है। तो गा आया है, राम बाजार जाएगा। तो एक बात बनाने से पहले सेंटेंस को आप एक बार ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो लगता है विल और शैल लगता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे विल लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो दो चीजें लगती है, एक शैल लगता है, एक विल लगता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे आप। ऊपर मैंने आपके लिए कंडीशन लिख दी है। नॉर्मल सिचुएशन में आई और वी के साथ, इन दोनों के साथ शैल लगता है, ठीक है, आई और वी के साथ शैल लगता है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में, ये बात ध्यान रखेंगे। और एब नॉर्मल अगर सिचुएशन होगी, एब नॉर्मल मतलब यानी बहुत अच्छी भावनाएं हैं, जैसे प्यार है, ठीक है, या फिर विश्वास है, या कोई और बहुत ही टेम्परामेंट वाली भावना है, गुस्सा है, ठीक है, कोई प्रतिशोध लेने की भावना है, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई कसम है, वादा है, तो एबनॉर्मल सिचुएशन कहलाती है वो। तो एबनॉर्मल सिचुएशन में जो है वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। रिवर्स होने का मतलब है कि आई और वी के साथ एबनॉर्मल सिचुएशन में किसका यूज होगा, विल का यूज होगा, ठीक है। आई और वी के साथ विल का यूज होगा, बाकी सब के साथ शैल का यूज होगा, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन की बात करें तो आई और वी के साथ जो है वो शैल का यूज होता है नॉर्मल सिचुएशन में, और नॉर्मल ही सिचुएशन में विल का अदर्स के साथ यूज होते हैं। मतलब आई और वी के अलावा बाकी जितने भी बचते हैं, ही, शी, इट वगैरह, ठीक है, ही, शी, इट जितने भी हैं, चाहे आप ही की बात करें, शी की बात करें, ठीक है, इट की बात करें, किसी की भी बात करें, तो विल का यूज होगा इनके साथ, ठीक है। चाहे वो किसी का नाम हो, जैसे यहाँ पे राम है तो उसके साथ विल लगेगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन है, राम बाजार जाएगा सेंटेंस है, तो बाजार जाना एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, इसमें कोई सी भी तरह की भावना का जिक्र नहीं हो रहा है, कोई भी गुस्सा, प्यार, ऐसी किसी भी भावना का पता नहीं चल रहा, इसलिए यहाँ पर आप बात करेंगे तो विल का यूज हुआ है राम के साथ। लेकिन ये अगर एबनॉर्मल सिचुएशन होता, लेट करो कि एक गुस्से की बात है कि मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, ये अगर सेंटेंस है, मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, तो उस केस में आई विल किल यू, ये सेंटेंस बनेगा। समझ पा रहे हैं आप? आई के साथ उस केस में विल का यूज होगा। तो यही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आई के साथ विल का यूज होगा। समझ पा रहे हैं? आई के साथ किसका यूज होगा, विल का यूज होगा एब नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में आई और वी के साथ शैल का यूज और बाकी सब के साथ विल का यूज होगा। और बाकी सब में क्या चीजें हैं, ही, सी, इट, नेम एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। बाकी जितने भी आपके प्रोनाउंस हैं वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो अदरवाइज मैंने बोला वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब ही होता है अपोजिट, यानी ये रूल बदल जाएगा, यानी तब आई और वी के साथ विल का यूज होगा, ठीक है, और बाकी सब के साथ शैल का यूज होगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कई बार बोला है मैंने, रिपीट किया है, आप वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसे आपको ठीक लगे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आगे इसी पे पूरा सेंटेंस बनने वाला है। जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि विल का यूज़ किसके साथ करना है, शैल का यूज़ किसके साथ करना है, किसके साथ क्या लगेगा, तब तक आप सेंटेंस कैसे बना पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसकी पहचान, और उसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, विल, शैल, डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, ये जो भी लगते हैं वो कब किस किस सिचुएशन में क्या लगेगा, तो ये आपको टेंसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर से एक बार अगेन। पहचान है कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं उनके वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द पाए जाते हैं। राम बाजार जाएगा, ठीक है, ये पहला हमारा सेंटेंस है, राम बाजार जाएगा, और इस गा की वजह से ही ये फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, क्योंकि पहचान बोलती है कि गा, गी, गे होगा तो फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। इसके बाद अफर्मेटिव बना रहे सबसे पहला टाइप सेंटेंस, ठीक है। तो राम विल, क्योंकि ये नॉर्मल सिचुएशन है और नॉर्मल सिचुएशन में बोलता है कि
आई और वी के साथ शैल लगेगा, तो आई और वी तो है नहीं, और अदर्स के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, तो इसलिए राम के साथ क्या लगा है, विल लगा है, तो राम विल। फिर है गो, क्योंकि बाजार जा रहा है तो गो टू कहाँ जाएगा, मार्केट जाएगा। ये बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, राम विल गो टू मार्केट, ठीक है। और मैं एक ही सेंटेंस का बार बार एग्जांपल लेके आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कंपैरिजन करना इजी रह जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर रूल बोलता है, हैश में आपके लिए मैंने रूल लगा रखे हैं, हैशटैग जितने भी हैं उसमें आपके सारे रूल्स हैं। मेरा एक ही फॉर्मेट चल रहा है फ्रॉम डे 1, जब से मैंने टेंस की सीरीज शुरू की है, सारे मेरे रूल्स एक जैसे हैं, आप मिलाकर देख लीजिएगा। सारी वीडियोस को देखेंगे अगर आप स्टार्टिंग से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, सारी वीडियोस को स्टार्टिंग से देखिएगा, आपको एक एक चीज क्लियरली समझ में आएगी। ना समझ में आए तो रिवाइज करके करिएगा, और तब भी ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है, वहां पे भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मैं इतनी सहायता देने के लिए आपको तैयार हूं। तो राम बाजार जाएगा, राम विल गो टू मार्केट, ठीक है, राम विल गो टू मार्केट। तो राम विल गो टू मार्केट में राम सब्जेक्ट हो गया, फिर शैल या विल में से कुछ आएगा, उसके लिए मैंने आपको रूल बता दिया है। नॉर्मल केस में आई और वी के साथ जो है वो शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है, और नहीं तो फिर वाइस वर्सा पलट जाता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रहा गो, और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो ईजी है। फिर राम बाजार नहीं जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस आ गया। नेगेटिव सेंटेंस के केस में क्या होगा, राम बाजार नहीं जाएगा कि राम, ठीक है, विल नॉट गो टू मार्केट, राम विल नॉट गो टू मार्केट, सिर्फ नॉट आ जाता है और वर्ब से पहले नॉट आ जाएगा, ये बात भी आपको पता है। तो सेम बन जाएगा, राम यानी सब्जेक्ट, फिर विल या शैल में से विल आ जाएगा, क्योंकि राम जो है उससे नॉर्मल सिचुएशन में विल लगेगा उसके साथ, तो सब्जेक्ट प्लस विल, ठीक है, फिर प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो ये रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और ये रहा ऑब्जेक्ट टू मार्केट, ठीक है। और विल और शैल में से आपको पता है विल आ जाएगा, और सब्जेक्ट तो आपको पता है राम है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर इंट्रोगेटिव आ गया, क्या राम बाजार जाएगा, प्रश्नवाचक, ठीक है। तो यहाँ पर विल राम गो टू मार्केट, ठीक है। तो विल या शैल में से आपको पता है विल लग गया यहाँ पे राम के साथ, तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाता है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल है तो विल उठ के आगे आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट ये रहा राम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रहा गो, फिर ऑब्जेक्ट टू मार्केट, ठीक है, तो इजी है। फिर क्या राम बाजार नहीं जाएगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो विल राम नॉट गो टू मार्केट, ठीक है, विल राम नॉट गो टू मार्केट, तो विल या शैल में से एक आगे आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट, ठीक है, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो सेम रूल है, सब्जेक्ट ये रहा राम, फिर नॉट ये रहा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और फिर ऑब्जेक्ट यानी मार्केट, और क्वेश्चन मार्क सबसे एंड में लगेगा ही लगेगा। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, WH फैमिली का इंट्रोगेटिव और WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए, इसमें भी बताऊंगा, ठीक है। अब हम बार बार उसको लिखना नहीं करेंगे, हम सीधे उस ट्रिक्स के थ्रू समझ लेंगे। जैसे आपके सामने यहाँ इंट्रोगेटिव दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ दिया है, क्या राम बाजार जाएगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बना है विल राम गो टू मार्केट। अगर इस विल राम गो टू मार्केट के आगे आप WH फैमिली का वर्ड लगा दें, जैसे है कि राम बाजार क्यों जाएगा, WH फैमिली का सेंटेंस बन गया ना इंट्रोगेटिव, तो उसके आगे हम WH फैमिली का वर्ड कीवर्ड जो कि वाई लगा दें, क्योंकि भाई क्यों के लिए वाई लगता है ना, तो वाई WH फैमिली का वर्ड है। आपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, बाकी इस वीडियो में भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो आप वाई लगा देंगे, वाई विल राम गो टू मार्केट, तो ये WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बन गया। सिमिलरली इसके लिए भी ट्रिक है, आपने क्या करना है, सिर्फ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एज इट इज लिखना है, विल राम नॉट गो टू मार्केट, क्या राम बाजार नहीं जाएगा, ये तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो वो कैसा होगा, वो होगा राम बाजार क्यों नहीं जाएगा, बीच में यहाँ क्यों आ जाएगा, राम बाजार क्यों नहीं जाएगा, या राम बाजार कब नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, WH फैमिली का वो जो वर्ड होगा, अगर क्यों है तो वाई, और अगर कब है तो व्हेन आ जाएगा, ठीक है। व्हेन विल राम नॉट गो टू मार्केट बन गया WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इतना इजी था, ठीक है। तो इससे अच्छी ट्रिक मेरे ख्याल से आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, आपको बस सिर्फ इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के रूल याद रखने हैं, बाकी ओवरऑल सबके लिए मैंने आपको ट्रिक्स बता रखी है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई। तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे आप, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन। इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात क्या है कि इन वाक्यों के अंत में रहा होगा या तो रही होगी मिलेगा, या तो फिर रहे होंगे आदि शब्द मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको देखा राम बाजार जा रहा होगा, तो ये जो जा रहा होगा में रहा होगा वर्ड आ रहा है, इसकी वजह से ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वही एग्जांपल लेके हम आगे तक चलेंगे, जैसा कि आपको हमारे पैटर्न के बारे में पता है, हम सेम सेंटेंस को लेके चल रहे हैं ताकि हम कंपेरिजन करने में इजिली सक्षम हो, ठीक है। तो ये जा रहा होगा, ठीक है, राम बाजार जा रहा होगा, ये आपका सेंटेंस है,
देखिए किस तरीके से बना रहे हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं। राम विल बी, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इंडेफिनिट में केवल विल था, यहाँ विल बी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राम विल बी गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ये सेंटेंस है आपका। रूल आपको पता ही है, राम जो कि सब्जेक्ट है सबसे पहले, फिर विल या शैल में से कोई एक आ जाता है, फिर बी आ जाता है। ठीक है, और विल और शैल कैसे लगता है वो मैंने आपको बताया था। रूल क्या होता है कि नॉर्मल अगर सिचुएशन होगी, मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखा है, नॉर्मल अगर सिचुएशन होगी तो आई और वी के साथ शैल का यूज होगा और बाकी सबके साथ विल का यूज होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो रूल है आपको पता है, विल और शैल के साथ साथ बी भी आएगा, तो आप विल और शैल बी लगा लीजिएगा, ना कि सिर्फ विल और शैल। विल और शैल जो था वो सिर्फ इंडेफिनिट के लिए था, फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए विल और शैल का यूज था, लेकिन विल बी और शैल बी जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में लगेंगे, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपको विल और शैल के साथ बी भी लगाना पड़ेगा। और इस वर्ड का मतलब जो मतलब मैंने यहाँ लिखा वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब है कि नॉर्मल केस में, नॉर्मल सिचुएशन में आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सबके साथ विल लगता है, लेकिन अगर सिचुएशन चेंज हो जाए, यानी नॉर्मल की जगह एब नॉर्मल सिचुएशन हो जाए। अब पूछने का मतलब सर एब नॉर्मल सिचुएशन का मतलब क्या है सर? एब नॉर्मल सिचुएशन का मतलब है कि जैसे अगर कोई कहीं पे प्रार्थना हो, प्रेयर हो, ठीक है, रिक्वेस्ट है, या फिर गुस्सा है, प्यार है, ऐसी कोई भावना आपको देखने को मिल रही है जो कि थोड़ा सा अलग है, जैसे कि किसी को धमकी दी जा रही है दैट आई विल किल यू, मैं आपको मार डालूंगा, तो आप देख रहे हैं आई के साथ विल का यूज हो रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि आई के साथ शैल का यूज होगा, तो वाइस वर्सा वर्ड का मतलब है कि ये चीज पलट जाएगी, यानी आई और वी के साथ जो है वो विल का यूज होगा और बाकी सबके साथ शैल का यूज होगा, यानी वो जो रूल मैंने आपको बताया अभी भी वो बदल जाएगा। वाइस वर्सा का मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, इस वर्ड को आप ध्यान रखेंगे, ये जितने भी फ्यूचर में आप देखेंगे, ठीक है, सेंटेंस बनेंगे, फ्यूचर टेंस जितने भी आएंगे उनमें ये विल और शैल का चक्कर सब में इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, मैंने इससे पहले आपको फ्यूचर इंडेफिनिट बताया था, आपने आई होप वीडियो देखी होगी, और नहीं देखी तो पहले जाके देखिए, उसको देख के आइए, तब इसको समझिए, तो जो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बाकी मैं यहाँ भी क्लियर कर रहा हूँ आपको कि आई और वी के साथ शैल आता है नॉर्मल सिचुएशन में, और बाकी सबके साथ, अदर्स के साथ विल आता है। ठीक है, और विल बी और शैल भी तो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, नहीं तो विल और शैल लगता है इंडेफिनिट में, तो विल और शैल को बस आप याद रखिए, बी तो इसकी वजह से लग रहा है, कॉन्टिन्यूअस की वजह से। और नॉर्मल सिचुएशन में आई और वी के साथ शैल का यूज, बाकी सबके साथ विल का यूज। और वाइस वर्सा का मतलब अगर सिचुएशन बदल जाए, नॉर्मल सिचुएशन ना हो, एब नॉर्मल सिचुएशन हो, तो एब नॉर्मल में आई और वी के साथ विल का यूज होगा और अदर के साथ जो है वो शैल का यूज होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहां पर चूंकि राम बाजार जा रहा होगा, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, कोई भी भावना व्यक्त नहीं हो रही, ना तो रिक्वेस्ट है, ना प्रेयर है, ना डर है, ना भय है, कुछ ऐसी भावना का पता नहीं चल रहा है। ठीक है, कुछ एबनॉर्मल केस नहीं है, नॉर्मल केस है, राम बाजार जा रहा होगा, भाई नॉर्मल बात है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आपने देखा कि आई और वी के साथ विल का यूज होना चाहिए एबनॉर्मल केस में, लेकिन ये नॉर्मल केस है, तो नॉर्मल केस में अदर, यानी कि राम जो है वो अदर केस में आ रहा है, तो इसलिए इसके साथ विल का यूज किया गया है। राम जो है आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल, तो भाई बाकी सब में तो राम आ रहा है ना, अदर केसेस में आ रहा है ना, ही, शी, इट, नेम एक्सेट्रा, इन सब में ही राम ही आ रहा है, तो इसलिए राम के साथ यहाँ विल लगा है। तो दैट इज वाई ये जो सेंटेंस है राम बाजार जा रहा होगा, इसके साथ लग रहा है राम विल बी गोइंग टू मार्केट, राम विल बी गोइंग टू मार्केट। समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं मैं? राम विल बी गोइंग टू मार्केट, इसलिए यहाँ पे इस विल का यूज किया गया है। ठीक है ना, राम के साथ, तो सब्जेक्ट राम हो गया आपका। ठीक है, विल और शैल में से एक आ गया, आपको विल क्यों आया मैंने अभी बताया। फिर बी लग जाता है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो विल बी या शैल भी आता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब और उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है, गोइंग। ठीक है, गो है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी आ गया। फिर आपका ऑब्जेक्ट है तो हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो राम विल बी गोइंग टू मार्केट, ये सेंटेंस बन गया। फिर राम बाजार नहीं जा रहा होगा, ठीक है, ये नेगेटिव आ गया, नकारात्मक सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य आ गया, तो हम लिखेंगे राम विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। ठीक है, राम विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। अब इसमें एक चीज आप नोट करेंगे, ठीक है, क्या चीज नोट करेंगे कि मैंने आपको बताया था पिछले सारे टेंसेस में कि जो वर्ब होती है, ठीक है, क्रिया, उससे जस्ट पहले नॉट आता है नेगेटिव में, उससे जस्ट पहले, यानी गो से पहले, नियम से गो से पहले नोट आना चाहिए। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि बी से पहले नोट आ रहा है, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, विल बी एक हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले नोट आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था इसके लिए क्या है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, कुछ ऐसे टेंसेस हैं जिसमें ऐसा होगा, जैसे सभी के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जितने के भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उनमें आएगा। ठीक है, साथ में जो इस तरीके के सेंटेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के, उसमें भी आएगा। ठीक है, इसमें विल भी लग रहा है तो बी से पहले नोट आएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, चाहे कोई भी नेगेटिव सेंटेंस या नॉट वाला सेंटेंस हो। ठीक है, तो इसलिए यार राम बाजार नहीं जा रहा होगा एक नकारात्मक वाक्य है, इसलिए इसके आगे आया राम विल नॉट बी, ठीक है, गोइंग टू मार्केट। रूल वही है, सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर विल या शैल में से एक आ जाएगा, तो यहाँ विल आ गया। क्यों आएगा वो मैंने आपको बता दिया। फिर आपका आ गया नॉट बी, ठीक है, नॉट बी, तो विल नॉट बी, ये रहा नॉट बी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रहा गो और उसके साथ आईएनजी, तो ये रहा आईएनजी, उसके बाद मार्केट, है ना।
ऑब्जेक्ट आ गया, टू मार्केट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक है। इंट्रोगेटिव देखेंगे, प्रश्नवाचक जो आपके वाक्य बनते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। विल राम बी गोइंग टू मार्केट, क्या राम बाजार जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन साफ बोला हुआ है, क्या राम बाजार जा रहा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आपको पता है जितने भी इंट्रोगेटिव हम बनाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब में से भी याद रखेंगे पूरा हेल्पिंग वर्ब विल भी है, लेकिन उसमें से सिर्फ विल उठ के आगे आएगा, ठीक है। विल राम बी गोइंग टू मार्केट, ठीक है। रूल वही है, विल या शैल में से एक आएगा। तो यहाँ विल क्यों आ रहा है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि राम जो है वो अकेला है और नॉर्मल सिचुएशन है तो राम के साथ जो है वो विल आएगा। एब नॉर्मल सिचुएशन होती तो राम के साथ शैल आता, ठीक है ना। तो विल राम बी गोइंग टू मार्केट, ठीक है। हालांकि एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अब इंग्लिश में रूल्स ऐसे चल रहे हैं कि आपको नॉर्मल एब नॉर्मल के देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप हर जगह विल का यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो विल आ गया, विल राम बी गोइंग टू मार्केट, ठीक है, आपने कर दिया ये चीज। तो विल या शैल में से एक यहाँ आ जाएगा रूल के अकॉर्डिंग। ये हैश में जितने भी लिखे हुए रूल हैं, थोड़ा इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। जितने भी हैश के साइन मैंने लगा रखे हैं ये रूल्स हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके नोट करते हुए चलिएगा, ताकि आपको ये रूल सारे पता रहें और फ्यूचर में आप लिख सको, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विल और शैल आ जाता है, सबसे पहले तो आ गया। फिर सब्जेक्ट आएगा जो कि राम है, कर्ता जो कार्य कर रहा है इस सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है। फिर बी आता है, तो ये रहा बी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, और गो उसके साथ आईएनजी, तो ये रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट, तो ये रहा टू मार्केट। सिमिलरली आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनेगा, जो कि अगला सेंटेंस है, क्या राम बाजार नहीं जा रहा होगा, ठीक है। तो विल राम नॉट बी गोइंग टू मार्केट, तो विल या शैल में से एक बन जाएगा आपका। फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, जो कि ये रहा राम। फिर नॉट आ जाएगा, ये रहा नॉट, है ना। फिर नॉट के साथ बी आता है, तो आपको पता है नॉट बी हो जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी, तो ये रहा गोइंग, और फिर ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और एक साथ चीज़ एक लास्ट बता देना चाहता हूँ, यहीं पर लगे हाथ। अभी तक सारे ही टेंसेस में मैंने बताया, बार बार वही ट्रिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर WH फैमिली का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, WH फैमिली का इंट्रोगेटिव और WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमें करना क्या है, WH फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, इसी का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, ये आपका इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है ना, इसके आगे हम WH फैमिली का वर्ड लगा देते हैं, जैसे वाई, ठीक है। जैसे होता है कि राम बाजार, यहाँ से आप नोट कर लिए, राम बाजार क्यों जा रहा होगा, क्यों जा रहा होगा, यहाँ पर राम बाजार क्यों जा रहा होगा, यहाँ पर क्यों आ जाए, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, WH फैमिली का वर्ड वाई। राम बाजार कब जा रहा होगा, ऐसा होता तो व्हेन लगा देते हैं। ये पूरा सेंटेंस ऐसे रहता है, व्हेन या वाई विल राम बी गोइंग टू मार्केट, ठीक है, सेम सेंटेंस होता, बस व्हेन या वाई राम बी गोइंग टू मार्केट, ठीक है। व्हेन विल राम बी गोइंग टू मार्केट या वाई विल राम बी गोइंग टू मार्केट, सेम। यानी ट्रिक ये है कि आपको जब भी WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बनाना है तो नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जस्ट आगे आप WH फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगा देंगे, ठीक है। WH फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगा देंगे, यानी WH फैमिली का जो वर्ड है, मेंबर है, वो आप लगा देंगे। यानी कि WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे WH फैमिली का कीवर्ड या मेंबर जो है वो लगा देंगे, वाई वैन जो भी हो, ठीक है। WH फैमिली मैंने आपको अच्छी तरीके से बताई है। फिर आपका है कि क्या राम बाजार नहीं जा रहा होगा, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के आगे अगर आप WH फैमिली का वर्ड लगा देंगे, जैसे यहाँ पे है विल राम नॉट बी गोइंग टू मार्केट, तो इसके आगे अगर आप WH फैमिली का वर्ड लगा दें वाई, तो वाई विल राम नॉट बी गोइंग टू मार्केट, ये सेंटेंस बन जाएगा राम बाजार क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है। ये राम बाजार क्यों नहीं जा रहा होगा, राम बाजार क्यों, यहाँ आ जाएगा क्यों नहीं जा रहा होगा। तो वाई विल राम नॉट बी गोइंग टू मार्केट, सेम, वाई विल राम नॉट बी गोइंग टू मार्केट। और रूल में भी विल से पहले या शैल से पहले आपका WH फैमिली का कीवर्ड आ जाएगा, चाहे वो वाई हो, वैन हो, कब हो, कहाँ हो, जो भी लगाना है वो लगा दीजिएगा, और WH फैमिली का भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। यानी कुल मिला के ट्रिक ये है कि जब भी आपको WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे WH फैमिली का वो मेंबर लगा देना है, तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो जो आपका नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके आगे आप WH फैमिली का कीवर्ड लगा दीजिएगा, वाई वैन जो भी है, तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने ये वीडियो में समझाने की कोशिश की है। सभी टेंसेस ओवरऑल इसी तरीके से हैं, बस उनमें हेल्पिंग वर्ब और जो वर्ब है उसकी फॉर्म्स बदल जाती हैं, क्रिया का जो फॉर्म होता है ना, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म, वो बदलती है। बाकी टेंसेस का रूल सबका लगभग सेम है। तो अगर आप एक भी टेंस को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं तो बाकी सारे टेंसेस आप प्रैक्टिस से बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में।
तो दोस्तों अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। पहचान क्या है, इन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द, यानी बेसिकली आ होगा, ई होगी, ए होंगे आदि शब्द पाए जाते हैं। अब ये आ होगा, ई होगी, ए होंगे आदि शब्दों का मतलब क्या है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है कि हर बार सेंटेंस ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि राम बाजार जा चुका होगा। कई बार होगा कि राम ने खाया होगा, राम सोया होगा, राम सो चुका होगा, ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, तो खा लिया होगा, पी लिया होगा, सो लिया होगा, ये सेंटेंसेस भी आ सकते हैं। तो उसमें भी लास्ट में आ है, ई है, ओ है, मतलब आ होगा, ई होगी, ए होगा आदि चीज़ें आएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ सेंटेंस लिखूँ राम बाजार जा लिया होगा, तो लिया हो में भी तो आ रहा है। चुका होगा आना जरूरी नहीं है, लिया होगा, लास्ट में आ होगा आना जरूरी है। सीता सो चुकी होगी, तो चुकी होगी में अगर ऐसे चुकी कर दें तो ई होगी आ रहा है ना। तो बेसिकली मेन मोटो ये नहीं है कि चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे आदि शब्द होंगे। मेन ये है कि आ होगा, ई होगी, ए होंगे आदि शब्द यहाँ पर लास्ट में मिल सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैटर करता है कि क्या है। ठीक है ना। तो फिलहाल तो यहाँ मैंने आपको एग्जांपल राम बाजार जा चुका होगा के सेंटेंस के थ्रू ही दिया है, क्योंकि हम इसी एक सेंटेंस को, अगर आपने टेंस की मेरी पूरी सीरीज देखी होगी तो इसी एक सेंटेंस को लेके हम चल रहे हैं और इसी सेंटेंस के सीरीज के आधार पे हम चीज़ों को कंपेरिजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो पहला सेंटेंस हमारा, मैंने एरो से इशारा कर रखा है कि राम बाजार जा चुका होगा। इस सेंटेंस को मैंने आपके लिए यहाँ बना रखा है, अफर्मेटिव है ये, ध्यान दीजिएगा। राम विल हैव गॉन मार्केट। तो सबसे पहले तो आपको विल और शैल का यूज समझना चाहिए। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, लेकिन फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए नॉर्मल अगर सिचुएशन है तो आई और वी के साथ विल का यूज होगा। ठीक है, हैव तो इसलिए लग रहा है क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, नहीं तो विल का बेसिकली यूज क्या है, विल और शैल को आप बेसिकली समझिए। हैव तो इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट टेंस है। ठीक है ना, ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पे हैव का यूज हो रहा है विल और शैल के साथ। ठीक है, तो आई और वी के साथ विल का यूज होता है, बाकी सबके साथ अदर्स के साथ शैल का यूज होता है। तो क्वेश्चन पुट होता है सर बाकी अदर्स में है क्या, बाकी अदर्स में ही, सी, इट और भी जितने भी प्रोनाउंस हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। उनके साथ आपका अदर्स कहलाएगा वो, उनके साथ आपका बाकी चीज़ें यूज होंगी, लाइक सेल यूज होगा। लेकिन आई और वी के साथ जो है आपका वो विल का यूज होगा। नॉर्मल सिचुएशन है, जब केस नॉर्मल होगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर एब नॉर्मल केस हो, अब क्वेश्चन पुट होता सर एब नॉर्मल केस का क्या मतलब है। एब नॉर्मल केस का मतलब कि अगर कहीं वादा किया गया है, घृणा की भावना है, प्यार है, या फिर नफरत है, या फिर गुस्सा दिखाया जा रहा है, या जान से मारने की धमकी है, कुछ ऐसा एबनॉर्मल सिचुएशन है। ठीक है, जहाँ भावनाएं व्यक्त हो रही हैं, तो उस सिचुएशन में ये क्रॉस हो जाता है, यानी आई वी के साथ जो है वो शैल का यूज होगा और बाकियों के साथ आपका विल का यूज होगा। बाकियों का साथ मतलब किसी का नाम भी हो सकता है, और यही रीजन है कि राम के साथ यहाँ पे विल का यूज हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ मैं। राम अदर्स में आ गया ना, तो राम बाजार जा चुका होगा, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होने की वजह से यहाँ पे राम विल हैव गॉन मार्केट ये सेंटेंस बना है। विल क्यों लगा, मैंने अभी अभी आपको बताया, राम अदर्स में काउंट हो रहा है, नॉर्मल सिचुएशन है। तो नॉर्मल सिचुएशन में अदर्स के साथ जो है वो किसका यूज होता है, विल का यूज होगा। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में अदर्स के साथ आपका विल का यूज होगा। ठीक है, आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सबके साथ विल का यूज होता है नॉर्मल सिचुएशन से। अब नॉर्मल सिचुएशन में बदल जाता है, नॉर्मल सिचुएशन में आई और वी के साथ शैल का यूज होगा और बाकी सबके साथ विल का यूज होता है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो ये नॉर्मल सिचुएशन का है, ये जो क्रॉस मैंने मारा हुआ है ये नॉर्मल सिचुएशन का है। और एब नॉर्मल सिचुएशन में जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ था वो इसका सिचुएशन था, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया, इसको आप करेक्ट कर लेना। नॉर्मल सिचुएशन में आई और वी के साथ शैल का यूज होगा और बाकी सबके साथ अदर्स के साथ जो है वो विल का यूज होगा नॉर्मल सिचुएशन में। और एब नॉर्मल सिचुएशन में पलट जाता है, एब नॉर्मल सिचुएशन में आई और वी के साथ जो है वो विल का यूज होगा। ठीक है, बाकी सबके साथ शैल का यूज होगा। तो मैंने यहाँ पे वो सिचुएशन लिख दिया। ठीक है, अदर्स के साथ यहाँ पे किसका यूज होना चाहिए था, विल का यूज होना चाहिए था नॉर्मल सिचुएशन होते, इसलिए अदर्स में विल का यूज हो रहा है। ठीक है, तो राम विल हैव गॉन मार्केट ये सेंटेंस बना है आपका। सब्जेक्ट आया है सबसे पहले, रूल ये बोलता है सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया। फिर विल और शैल, तो उसमें से विल आएगा। फिर हैव, तो हैव आ गया। ठीक है, जितने भी परफेक्ट हैं, चाहे वो फ्यूचर का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, सबके साथ परफेक्ट में आपका आपने देखा होगा हैज, हैव, हैड ये सब लगता ही है। ठीक है, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगी, जितने भी परफेक्ट है सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब जो है गो है तो उसकी थर्ड फॉर्म गॉन लगी है। ठीक है, और सिर्फ इकलौता पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस होता है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है इंडेफिनिट में, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। बाकी सब में वर्ब की या तो थर्ड फॉर्म लगती है या तो फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस बात को भी कि सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव एक ऐसा टेंस है, एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। बाकी पूरे टेंस में कहीं पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती, हर जगह या तो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वो बात अलग है कि उसके साथ आईएनजी वगैरह लग सकता है, और नहीं तो फिर थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो जितने भी परफेक्ट है ना, सब में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है या प्रेजेंट का परफेक्ट है। तो यहाँ फ्यूचर का परफेक्ट होने के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमने गॉन लगाया है ना।
क्योंकि गो की थर्ड फॉर्म गॉन ही होगी और ऑब्जेक्ट लगता है तो मार्केट लगा दिया। तो बेसिकली सेंटेंस ये बना कि राम बाजार जा चुका होगा, ठीक है, तो उसका बना है राम विल हैव गॉन मार्केट, ठीक है। तो सब्जेक्ट आ गया राम, फिर उसके बाद विल या शैल में से आपका विल आ गया, फिर हैव तो इसलिए हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए गॉन और ऑब्जेक्ट इसलिए, ठीक है, मार्केट आ गया। तो राम बाजार नहीं जा चुका होगा। अच्छा एक खास बात और यहाँ पे मैं याद कराऊंगा, पिछली भी टेंसेस में बताया, बस फिर एक बार बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने देखा गॉन के बाद टू नहीं लगा है, तो ये बात ध्यान रखिए, जहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है उसके बाद टू नहीं आता। टू हमेशा फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ही आता है, ठीक है। वर्ब की फॉर्म तो आपने पढ़ी होगी ना, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म हो गई आपकी गॉन जो है वो जाना की, है ना। तो इसलिए यहाँ पे टू कभी नहीं लगेगा थर्ड फॉर्म के बाद, हमेशा फर्स्ट और सेकंड फॉर्म के साथ लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। फिर आपका नेगेटिव आ गया नकारात्मक, है ना। तो राम बाजार नहीं जा चुका, इस नहीं की वजह से इसको नेगेटिव कहा जा रहा है, नकारात्मक वाक्य। तो राम बाजार नहीं जा चुका होगा, तो आ गया राम विल नॉट हैव गॉन मार्केट। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर विल और हैव के बीच में नॉट लग रहा है, जबकि मैंने अभी तक जितने भी सेंटेंसेस आपको बताए ज़्यादातर में हमेशा वर्ब यानी कि जो वर्ब है यानी क्रिया है उससे पहले नॉट आता था। बट कुछ एक गिने चुने सेंटेंसेस हैं जिसमें आपका बीच में ये आपका वर्ब के पहले जस्ट यानी हेल्पिंग वर्ब भी होता है बीच में, उसके पहले नॉट आ जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि विल और हैव के बीच में नॉट आता है, बच्चे सबसे ज़्यादा यहाँ कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना। तो राम विल नॉट हैव गॉन मार्केट ये बनेगा आपका, और इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। विल या शैल में से जो आना होगा, फिलहाल आपको पता है इस केस में यहाँ पे विल आया है क्योंकि राम अकेला था, ठीक है, राम के लिए विल लगेगा यहाँ पे। तो सब्जेक्ट प्लस विल, ठीक है, फिर नॉट, फिर ये रहा हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रहा गॉन और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो विल या शैल में से यहाँ पे विल लगेगा, तो ये आपका नेगेटिव बन गया। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। यहाँ मैंने आपके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया हुआ है। क्या राम बाजार जा चुका होगा, ठीक है। विल राम हैव गॉन मार्केट, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या राम बाजार जा चुका होगा, विल राम हैव गॉन मार्केट। तो ये आ गया विल या शैल में से एक, ठीक है, यानी यहाँ पे विल आएगा राम के साथ। आपको पता ही क्यों आएगा, मैंने आपको बार बार बताया, नॉर्मल सिचुएशन में आई और वी के साथ शैल का यूज होता है और बाकी सबके साथ विल का यूज होता है। तो राम जो है वो अदर में आता है, इसलिए इसके साथ विल का यूज होगा नॉर्मल सिचुएशन में, ठीक है। तो यहाँ पे विल या शैल में से विल आ गया, फिर राम, फिर सब्जेक्ट यानी हैव, सब्जेक्ट सॉरी राम, और फिर आपका हैव आता तो ये हैव आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, फिर ऑब्जेक्ट यानी मार्केट, और फिर क्वेश्चन मार्क तो आएगा क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है क्या राम बाजार जा चुका होगा, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा। फिर अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव तो हमने पढ़ लिया प्रश्नवाचक, अब हम बात करेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। तो इसमें बोला क्या राम बाजार नहीं जा चुका होगा, ठीक है, विल राम नॉट हैव गॉन मार्केट, ठीक है। तो विल और शैल में से एक आ जाएगा, तो विल आ गया, आप ध्यान से देखें यहाँ पे विल आ गया, ठीक है, विल और शैल में से एक आएगा, विल आ गया। सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, ठीक है ना। तो विल राम नॉट हैव, ठीक है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी, मैंने आपको बताया परफेक्ट में जितने भी परफेक्ट होंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, और ऑब्जेक्ट आपका मार्केट हो गया। तो विल राम नॉट हैव गॉन मार्केट। और टू का यूज़ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, इसलिए टू का यूज़ नहीं होगा कभी भी। टू का यूज़ हमेशा फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ही होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या राम बाजार नहीं जा चुका होगा, विल राम नॉट हैव गॉन मार्केट, ठीक है, विल राम नॉट हैव गॉन मार्केट, ये बन गया। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा पूरा रूल्स के साथ। ये जो हैश में मैंने आपको ये सर्कल्स लगाए हुए ये सारे रूल्स हैं, तो जितने भी यहाँ पर हैश लगे हुए हैं इनको आप सर्कल के साथ वाला ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि रूल कहाँ से उतारना है। वीडियो को पॉज करके रूल्स को भी नोट कर लीजिएगा। एक खास बात आप कि WH फैमिली का इंट्रोगेटिव और WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हमें सीखना है। तो देखिए WH फैमिली का इंट्रोगेटिव सीखने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, ट्रिक समझिए, ठीक है। सारे ही सेंटेंसेस में सारे ही टेंसेस में बताया, फिर से बता दे रहा हूँ। जो इंट्रोगेटिव है उसके जस्ट आगे WH फैमिली का कीवर्ड लगा दीजिए। WH फैमिली कैसे बनेगी, राम बाजार क्यों जा रहा है, क्यों जा चुका होगा, ठीक है, इस तरीके का बनेगा, राम बाजार क्यों जा चुका होगा। तो बस वो जो क्यों वर्ड आया है या राम बाजार कब जा चुका होगा ऐसा कुछ आता है, तो जो भी वर्ड आ रहा है चाहे क्यों या कब, व्हेन या वाई, जो भी आ रहा है वो इसके आगे लगा दो, विल के आगे, और ये बन जाएगा WH फैमिली का इंट्रोगेटिव। तो यानी इंट्रोगेटिव के आगे WH फैमिली का कीवर्ड लगा दोगे तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव, ठीक है, बन जाएगा। तो व्हेन विल राम हैव गॉन मार्केट, ये बन गया WH फैमिली का इंट्रोगेटिव, ठीक है। व्हेन विल राम हैव गॉन मार्केट या वाई विल राम हैव गॉन मार्केट, राम बाजार क्यों जा चुका होगा, ठीक है ना। सिमिलरली आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है उसके आगे आप WH फैमिली का वर्ड लगा देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे इसके आगे अगर हम लगा दें वाई, यहाँ पे मैं लगा दूँ WH फैमिली का वर्ड कि वाई विल राम नॉट हैव गॉन मार्केट, तो ये बन जाएगा राम बाजार क्यों नहीं जा चुका होगा, ठीक है। व्हेन विल राम या वाई विल राम नॉट हैव गॉन मार्केट, तो राम बाजार क्यों नहीं जा चुका होगा, या अगर व्हेन लगाते हो तो राम बाजार
कब नहीं जा चुका होगा। ठीक है, तो बस ट्रिक ये है कि WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे WH फैमिली का वर्ड लगा दो। ठीक है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर आपको बनाना है WH फैमिली का, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सिंपल है उसके आगे WH फैमिली का वर्ड लगा लो, तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, चाहे कोई भी टेंस हो। फिलहाल तो मैंने इसका एग्जांपल दिया है। तो ये सारा कुछ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जो कि हमारा इस टेंस की सीरीज में लास्ट टेंस है। ठीक है, सबसे पहले पहचान देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन। बोल रहा है इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द समय के साथ पाए जाते हैं। ये देखिए समय का जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज हैं उसमें समय का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की जरूरत है। समय के बारे में दो चीजें देखिए, दो तरह का टाइम मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, टाइम की अगर बात करें तो दो तरह का टाइम मिलेगा, एक अनफिक्स टाइम होगा, ठीक है, और एक फिक्स टाइम होगा। इससे पहले की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने आपको क्लियर किया हुआ है, बट फिर से एक बार समझा देता हूँ, जिसमें समय आपका दिया होगा। ठीक है, तो अगर आप देखिए ध्यान से, अनफिक्स टाइम का मतलब है जो कि क्लियर नहीं है, जो टाइम हमें क्लियर नहीं है कि ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि राम 2 घंटे से बाजार जा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है राम 2 घंटे से बाजार जा रहा है, लेकिन ये पता चल रहा है इस वाक्य से कि कौन से 2 घंटे की बात कर रहा है, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, 9 से 11, 12 से 2, या फिर कौन से टाइम की बात कर रहा है, तो क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज होता है। तो जहाँ पे अनफिक्स टाइम में ध्यान रखेंगे वहाँ पे फॉर का यूज होता है, और जो फिक्स टाइम होता है वहाँ पे सिंस का यूज होता है। ठीक है, सिंस का यूज होता है। जैसे एक सेंटेंस है, मेरे पिताजी 1990 से दिल्ली में रह रहे होंगे। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, तो लेट करो, रह रहे होंगे वो तो ठीक है, इसी टेंस में आ गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेकिन 1990 से ये जब फिक्स टाइम में आ गया, एक पर्टिकुलर ईयर दे दिया आपको, तो ये आपका ध्यान रखेंगे क्या हो गया, फिक्स टाइम हो गया। फिक्स टाइम होते ही यहाँ पे सिंस लगेगा। एक खास बात और, जहां पर ये वर्ड लग जाए, जैसे पिछले 2 घंटे से, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, पिछले 2 घंटे से, जैसे यहाँ पर देखा ना 2 घंटे से, तो इसके लिए हमने यहाँ पे फॉर लगाया है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ये चीज वर्ड बोल दे कि पिछले 2 घंटे से, तो फिर यहाँ पर सिंस लगेगा, क्योंकि पिछले 2 घंटे का मतलब है कि लास्ट 2 आवर्स, यानी कि पता है कि जब ये सेंटेंस बोला जा रहा है उसके पीछे के 2 घंटे की बात हो रही है। ठीक है, तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे वर्ड आ जाए पिछले 2 घंटे से, ठीक है, तो वहाँ पे आपको फॉर ना लगा के सिंस को लगाना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पर ये जो विल शैल लगता है ये कैसे लगता है। तो नॉर्मल सिचुएशन में आई और वी के साथ, ध्यान दीजिएगा, आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, और बाकी सबके साथ अदर्स, यानी जैसे ही, शी, इट, नेम एसेट्रा, इनके साथ विल का यूज होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा सा अलग, ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ा सा अलग, यानी कि एबनॉर्मल सिचुएशन की बात करें। एबनॉर्मल सिचुएशन का मतलब क्या हुआ, मैंने अपने सभी टेंसेस में जो भी फ्यूचर के टेंसेस है जिनमें इनका यूज हो रहा है, मैंने आपको बताया विल शैल वाले में कि एबनॉर्मल सिचुएशन क्या होता है, जिसमें आपका एबनॉर्मल सिचुएशन का मतलब जहां पर आपका प्यार, ठीक है, घृणा, ठीक है, नफरत, ऐसी भावनाएं आ जाए। ठीक है, तो वहां पर आपका जो है रूल बदल जाता है, यानी फिर आई और वी के साथ विल का और अदर के साथ शैल का यूज होता है, क्रॉस हो जाता है फिर। ठीक है, हालांकि रूल अब एक नया आया है कि आप चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, सबके साथ आप विल को लगा सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। बोला पहचान में इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द पाए जाते हैं, लेकिन किसके साथ पाए जाते हैं, समय के साथ। तो थोड़ा सा अब आगे देखेंगे कि राम 2 घंटे से बाजार जा रहा होगा, देखने के साथ ही पता चल जाता है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आ रहा है रहा होगा, है ना। तो हमने बोला कि जहां पे भी लास्ट में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे वाक्य आएगा, ठीक है, शब्द आएंगे, तो रहा होगा की वजह से ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो होता है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन से विल कब लगा, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। विल तब लगेगा जब आपका नॉर्मल सिचुएशन है, यहां पर आप देख रहे हैं बाजार जाना एक नॉर्मल सिचुएशन है, तो नॉर्मल सिचुएशन में अदर्स के साथ, जो कि राम है, राम अदर्स में आता है, उसके साथ विल का यूज होगा। अगर ये एब नॉर्मल सिचुएशन होती, जैसे बोलते कि मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, तो वहां पर फिर आई के साथ शैल का यूज ना होके विल का यूज होता, आई विल किल यू, आपने सुना होगा कई बार ऐसा वाक्य। ठीक है, तो मतलब क्रॉस हो जाते हैं, मतलब जो नॉर्मल सिचुएशन में वाइस वर्सा, मैंने आपको लिखा भी है वाइस वर्सा, यानी पलट जाता है, रूल बदल जाता है। जैसे नॉर्मल सिचुएशन में आई और वी के साथ शैल का यूज होता है और बाकियों के साथ विल का यूज होता है। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में, जो कि ये है। ठीक है, जैसे राम 2 घंटे से बाजार जा रहा होगा, लेकिन अगर ये सिचुएशन बदल जाए और बोले कि राम किसी का खून कर रहा होगा, तो खून करना कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ठीक है, तो उस केस में राम के साथ शैल का यूज होगा। ठीक है, राम शैल
मर्डर्ड अ पर्सन, या जो इस तरीके से कुछ आएगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे शैल लगेगा फिर। तो चूंकि ये नॉर्मल सेंटेंस है इसलिए आपको नॉर्मल में राम अदर्स में आता है, इसलिए इसके साथ विल का यूज होगा। तो ध्यान रखिएगा राम के साथ विल क्यों लग रहा है, ठीक है। फिर बोला राम 2 घंटे से बाजार जा रहा होगा, तो अफर्मेटिव बनेगा राम विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। तो फॉर तो इसलिए लगा क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे 2 घंटे टाइम है, ये कोई फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है, हमें पता नहीं कौन से 2 घंटे की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे फॉर लगा, ठीक है। नहीं तो सिंस लगता, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया है। तो राम विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट, और विल हैव बीन जो है ये पूरा आपका पता है, जितने भी आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस होते हैं उनमें हैव बीन हैज बीन का यूज तो होता ही है, मतलब बीन तो लगता ही लगता है, लेकिन यहाँ पर विल हैव बीन लगेगा, ठीक है। यहाँ हैज़ का कोई यूज नहीं है, विल हैव बीन शैल हैव बीन लगेगा। उसमें से भी विल क्यों लगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है सारा फंडा। तो आपने बाकी भी टेंसेस की वीडियोस देखी होगी फ्यूचर में, तो फ्यूचर की जितनी भी टेंसेस की वीडियो आप देखेंगे तो स्टार्टिंग से ही आपको समझ में आ जाएगा विल का यूज़ कहाँ होता है, शैल का यूज़ कहाँ होता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा। तो राम विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, ये सेंटेंस हमारा बना है। रूल देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है सब्जेक्ट आना चाहिए, तो राम आ गया, फिर विल या शैल में से कोई एक आएगा तो विल आ गया, ठीक है। फिर बोला हैव आएगा तो हमने हैव ले लिया। फिर आपका बोल रहा है हैव के बाद बिन आना चाहिए, तो हमने ये देखा बिन, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी गोइंग हो गया। फिर उसके बाद बोला ऑब्जेक्ट, तो ये रहा टू मार्केट, ठीक है। फॉर या सिंस में से एक लगेगा तो यहाँ फॉर लगा है, और फिर आएगा आपका टाइम जो कि है 2 आवर्स। तो राम विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। फिर इसी का नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य आ गया कि राम 2 घंटे से बाजार नहीं जा रहा होगा, ठीक है, नहीं। तो राम विल नॉट हैव बीन, ठीक है, राम विल हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। ध्यान से देखिएगा, इस वाले सेंटेंस में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि ये जो नॉट है ना, ये कहाँ लगाया जाए। नहीं आ रहा है, नकारात्मक है तो नॉट तो लगेगा, इतना तो कंफर्म है, लेकिन ये नॉट लगे कहाँ। कई बच्चे विल और हैव के बीच में लगा देते हैं, ठीक है। तो आपको इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक ये है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ट्रिक ये है कि नॉट जो है जिस जौन से वाक्य में बीन आ रहा हो, जिस सेंटेंस के अंदर ये बीन आ रहा हो, बीन, हमेशा बीन से पहले नॉट का यूज होता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो हमेशा बीन से पहले नॉट का यूज होता है। तो राम विल हैव नॉट बीन, ठीक है, नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। तो वही रूल है, सब्जेक्ट, ठीक है, फिर विल या शैल में से एक, तो यहाँ विल आ जाएगा, फिर हैव आएगा, ठीक है, फिर इसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर उसके बाद बीन आ जाएगा, है ना, बीन से पहले ही नॉट आएगा, ध्यान दे रहे हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो ये रहा गोइंग, ठीक है। फिर ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया ना टू मार्केट। उसके बाद सिंस या फॉर में से एक आएगा, तो यहाँ फॉर आया क्योंकि टाइम फिक्स नहीं है, और फिर आपका टाइम जो कि 2 आवर्स है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की, और इसके बाद WH फैमिली और WH फैमिली इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की, ठीक है। तो रूल्स वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया, विल शैल कहाँ पे लगता है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको पता है सेंटेंस बन जाएगा क्या राम 2 घंटे से बाजार जा रहा होगा, ठीक है। तो इसमें टाइम भी है 2 घंटे, और साथ में ये भी बोला कि जा रहा होगा, मतलब रहा होगा भी है, लेकिन आगे लग गया क्या, तो इसलिए बन गया इंट्रोगेटिव। सिमिलरली इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी यही चीज़ है, क्या राम 2 घंटे से बाजार जा रहा होगा, लेकिन साथ में नहीं आ जाता है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से समझिएगा, सबसे लंबा सेंटेंस बनने वाला है ये पूरे टेंस डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। सबसे पहले विल राम हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, ये हमारा वाक्य बनेगा, ठीक है। विल राम हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। अब इसके रूल्स देखिए, और रूल्स को समझाते हुए मैं आपको बताऊंगा कहाँ क्या लगाना है। सबसे पहले आपको पता है जितने भी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए हैं आज तक टेंस की हिस्ट्री में, जितने भी सीरीज में मैंने आपको टेंसेस बनाना सिखाया है, सब में मैंने आपको बोला कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो उठ के आगे आ जाती है। तो इसलिए आपका विल और शैल उठ के आगे आ जाएगा, ठीक है। तो विल और शैल में से विल लग रहा है तो विल आगे आ गया। फिर सब्जेक्ट आता है, तो ये रहा सब्जेक्ट राम। फिर हैव या हैव, मतलब सॉरी हैव लगता है इसमें, हैज नहीं लगता, तो हैव। फिर बीन, ठीक है। अलग अलग क्यों लिखा है भी आपको समझ में आएगा, एक साथ भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि नेगेटिव वाले में यहाँ पे बीन से पहले नॉट लगेगा, तो उस केस में हमें इनको अलग करना ही पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हैव लगता है, फिर बीन लगता है, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, फिर आईएनजी, तो गोइंग हो गया ये, है ना। फिर ऑब्जेक्ट आता है, ये रहा टू मार्केट। फिर सिंस या फॉर में से एक आता है, तो चूंकि टाइम फिक्स नहीं है इसलिए यहाँ फॉर लग गया, ठीक है। तो हमने यहाँ से फॉर ले लिया, और फिर आपका टाइम यानी कि 2 आवर्स, ठीक है। ये चीज़ लग गई, क्लियर है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है क्या राम 2 घंटे से बाजार नहीं जा रहा होगा, ठीक है। तो विल राम हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, ठीक है।
अब इसमें ध्यान दीजिएगा, बस नॉट लग रहा है और कुछ नहीं, सेम सेंटेंस है। विल राम हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर, विल राम हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर, बीच में बस यहाँ नॉट लग जाएगा। वो नॉट क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं है, ठीक है, इस नहीं की वजह से नॉट लग रहा है। तो वो नहीं जो लगाना है, नॉट लगाना, वो कहाँ लगाना, वो बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो उसमें आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बार बार बताया, ट्रिक यही है कि जो बीन आता है, ठीक है, जिन सेंटेंसेस में बीन आता है, बीन से जस्ट पहले नॉट का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका बीन यहाँ है, बीन से पहले आप नॉट लगा देना, आंख मूंद के सेंटेंस बन जाएगा आपका, ठीक है। बाकी ये इंट्रोगेटिव एज इट इज उतार देना। तो विल राम हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स बन गया, क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ जाएगा। रूल देख लीजिए, विल या शैल में से एक, तो ये रहा विल, फिर सब्जेक्ट, ये रहा राम जो काम कर रहा है, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं हिंदी में। और आप रूल्स अगर फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपको सेंटेंस बनाने में वैसे भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हैव, तो ये रहा हैव, फिर नॉट, बीन, तो ये रहा नॉट, बीन। बीन हमेशा बीन से पहले नॉट आएगा, ठीक है, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, ठीक है ना। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो ये रहा गो और उसके साथ आईएनजी, तो गोइंग, ठीक है। फिर टू मार्केट है ना, तो टू मार्केट यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया आपका। फिर सिंस है ना, सिंस या फॉर में से एक, तो ये रहा फॉर, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं है, पता नहीं कौन से 2 घंटे, फिर 2 आवर्स, ये रहा टाइम। तो ये तो था आपका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं कि WH फैमिली का इंट्रोगेटिव और WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये था WH फैमिली का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। लेकिन अब हम बात करेंगे WH फैमिली का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। तो ये था इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम बात करेंगे WH फैमिली के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। तो बस करना कुछ नहीं, वही पुरानी ट्रिक, ठीक है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके आगे WH फैमिली का वर्ड लगा दीजिए। लेट अगर यहाँ पर पूछा जा रहा है राम 2 घंटे से बाजार क्यों जा रहा होगा, ठीक है, अगर क्यों आ जा रहा है या कब जा रहा होगा आ रहा है, तो वो जो वर्ड है क्यों, वाई, वो आप आगे लगा दीजिए। वाई विल राम हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स बन गया WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसी तरीके से सिमिलरली इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी राम 2 घंटे से बाजार क्यों नहीं जा रहा होगा, यहाँ पे क्यों आ जाएगा, ठीक है, क्यों नहीं जा रहा होगा, तो आप उसके आगे लगा दीजिए WH फैमिली का कीवर्ड, यानी कि जैसे वाई है, क्यों के लिए वाई लगेगा ना, और अगर कब है तो व्हेन लग जाएगा। तो वाई या व्हेन विल राम हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। तो ट्रिक ये है दोस्तों कि WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे WH फैमिली का कीवर्ड लगा दीजिए, वर्ड लगा दीजिए, तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और इसी तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के आगे जब आप WH फैमिली का वर्ड लगा देंगे तो वो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सभी टेंसेस में ऐसा ही करना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।